दोस्तों एक काफ़ी मशहूर पत्रकार हैं राना अय्यूब। ये दोस्तों काफ़ी जो है फेमस पत्रकार हैं। इन्होंने देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर आवाज़ उठाई है। एक वीडियो इनकी सोशल मीडिया पर सामने आई है और ये वीडियो हर हिंदुस्तानी को ज़रूर सुननी चाहिए। इन्होंने हर वो मुद्दा उठाया है जो इस देश के अंदर हो रहा है, यानी किस तरह से इस देश के अंदर खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मुसलमान इस वीडियो को ज़रूर सुनें और ये वीडियो उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो लोग ये जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या फिर गरीब दलितों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो निचली जाति के लोग हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पर खामोश हैं। राना अय्यूब ने उन लोगों को कहा है कि ये जो इन दूसरे लोगों के साथ हो रहा है कल को ये तुम्हारे साथ भी होगा, तो आप लोग खामोश मत बैठिए, आवाज़ उठाइए। तो पहले राना अय्यूब की ये वीडियो सुनते हैं। हेलो, पिछले 2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक 72 साल के बुजुर्ग हैं जिनका नाम हाजी मुनियार साहब है, जिन्हें लोग बहुत बेरहमी से पीट रहे हैं और उनकी दाढ़ी, उनकी कुछ लोग दाढ़ी नोच रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। उनके नवासे की उम्र के जो लोग हैं, उनके बेटे की उम्र के जो लोग हैं वो उन्हें घूंसे मार रहे हैं। और ये वीडियो जो है इंटरनेट पे वायरल हो चुका और लोगों के अंदर गुस्सा दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड बन चुका है वो वीडियो। और कई लोग जो हैं, प्रोमिनेंट लोग जो हैं सोशल मीडिया पे उसे शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया। 2 ही दिन पहले एक और मुस्लिम माइग्रेंट लेबरर जो हैं, उन्हें काउ विजिलेंटेस, अब उनको रिस्पेक्टेबल टर्म है उनके लिए, हम उनको काउ विजिलेंटेस कहते हैं, हम उनको टेररिस्ट वगैरह नहीं कहते, हम उनको काउ विजिलेंटेस कहते हैं। उन्होंने एक माइग्रेंट लेबरर की पब्लिक में वीडियो भी निकाला जाते हैं। अब ये हमारे दौर की सबसे आसान चीज़ है कि अब आपकी सब चीज़ें छुप छुपा के नहीं होती हैं, अब इनके वीडियो निकाले जाते हैं। हम बतौर हम सोफिस्टिकेशन से उन वीडियोस को फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनको लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो उसका वीडियो परसों जो है वो भी निकल के आया और दोनों एक साथ निकल कर आए। जिस मुआशरे में हम रहते हैं उस मुआशरे का एक तकाजा है कि हमारे कुछ कुछ उसूल हैं, कुछ रिस्पेक्ट जो हम कहते हैं लोगों को देते हैं कि बुजुर्ग इंसान जब आप देखते हैं किसी को तो उनको आप बैठने की जगह दे देते हैं। जब लंबी कोई कतार होती है तो उनको आगे खड़ा कर देते हैं। बुजुर्गों से सलीके से बात करने की हम बच्चों से कहते हैं कि उनसे सलीके से बात किया जाए, उनसे नरमी से बात किया जाए। और वही बुजुर्ग इंसान को बेरहमी से पीटना इस मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, जहाँ कल्चर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हम बहुत प्राइड लेते हैं इस चीज़ पर कि हम इस कल्चर का हिस्सा हैं, हमारी फिल्मों में भी। और अचानक लोग कह रहे हैं कि ये हाउ डिड वी गेट हियर, कि हम यहाँ कब आ गए, कि हम इतने घिनौनी हरकत करने के लिए हमारे अंदर इतना हौसला कहाँ से आ गया। और ये जो मासूम सा सवाल है ये हर बार पूछा जाता है। ये मासूम सा सवाल जब किसी गरीब इंसान का घर बुलडोज किया जाता है तब भी पूछा जाता है, जब किसी मुसलमान को चोरी के इल्ज़ाम में उसको मॉब लिंचिंग होती है तब पूछा जाता है, जब किसी को घर नहीं मिलता, जब किसी को बेरहमी से फिर पीटा जाता है फिर उसे ये सवाल पूछा जाता है, जब एक हैंडीकैप्ड इंसान को मंदिर के बाहर पीटा जाता है क्योंकि उसने प्रसाद चोरी किया था तब ये सवाल पूछा जाता है कि हम यहाँ कहाँ पर, किस वक्त हम यहाँ पर आ गए, कि दरिंदगी हमारे अंदर कहाँ से आ गई। ये एक वक्त से हो रहा है जो अचानक आपके अंदर एक सरप्राइज का एलिमेंट आ गया है कि शायद आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन एक अरसे से ये हमारे बीच में है। वो अलग बात है कि जब पहली बार मॉब लिंचिंग हुई थी, वो अखलाक की हुई थी या पहलू खान की हुई थी, तो कम से कम 1 हफ्ते तक, या मुझे लगता है जहां तक मुझे याद है, मैं भी टेलीविजन डिबेट्स पे गई हूँ, कम से कम 10-12 दिन तक इस पर डिबेट्स हुए थे। गुस्सा लोगों का सड़कों पर था, नॉट इन माई नेम। लोग स्ट्रीट्स पर आए थे कि हमारे नाम पे मॉब लिंचिंग नहीं होगी। फ्रंट पेज हेडलाइंस थी, प्राइम टाइम डिबेट्स था। अब हम इस लेवल पर आ गए हैं कि अब जो है, अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है, पहली बार तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है बस इसमें नया क्या है, ये तो रोज अब होने लगा है। और अगर अखबारों में आता है तो अखबारों में तीसरे पन्ने के किसी कोने में आपको ये खबर नजर आएगी। दूसरी बात ये कि आप लोग जब कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये काउ विजिलेंटेस जो हैं, और ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो ये कर रहे हैं, जो गवार लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उस इंसान पर उंगली उठा रहे हैं जिसने उस ज़ईफ इंसान को कूटा, बेरहमी से मारा। लेकिन उस इंसान के अंदर इस हैवानियत को जिसने जगाया, आप उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। उस इंसान के अंदर हैवानियत जो पिछले 10 साल से
किसी स्पीच में, किसी रैली में, महाराष्ट्र में जहां मैं बैठी हूं इस वक्त, एंटी लव जिहाद रैलीज जिनमें से कई मैंने अटेंड किया है, वहां पर अब्दुल के कैरिकेचर्स बना के उसको जूता पहनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चों के हाथ में ऐसे पोस्टर हैं कि अब्दुल के साथ क्या किया जाए लव जिहाद के नाम पे, एंटी लव जिहाद रैलीज के नाम पे। अब और लव जिहाद तक तो ये सीमित नहीं है, लैंड जिहाद है, वाटर जिहाद है, शायद हम जो हवा लेते हैं उसमें भी जिहाद होगा। ये तब से हो रहा है। ये जब आप लोग इन सब रैलीज को देख रहे थे बम्बई में, मुझे याद है 2 साल पहले जब मैं ये रिपोर्ट किया था, बम्बई में एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था और बगल ही में एक एंटी लव जिहाद रैली हो रही थी, जहां पे स्टेज पे खड़े होकर एक आदमी बता रहा था कि मुसलमानों को किस तरीके से मारना चाहिए, और जहां पर बहुत सारे, मैंने देखा, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो वहां खड़े होकर देख रहे थे। पिछले कुछ दिनों में अगर आप लोग न्यूज देख रहे हैं तो आप असम के चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट देख रहे होंगे, जहां वो कहते हैं कि among other statements that he has given, he says, जो उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनकी एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स जो हैं, एंटी मुस्लिम प्रेजुडिस, जिस पर हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल भी लिखा है, उनका स्टेटमेंट है, वी शुड अवॉइड कंज्यूमिंग फिश प्रोड्यूस विद यूरिया फर्टिलाइजर बाय मियां मुस्लिम्स। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का कहना है, जब उनको ये मॉब लिंचिंग की परसों खबर आई तो उनका स्टेटमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, हु कैन स्टॉप देम, उनको कौन रोकेगा। ये चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पास पावर है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, आपने इलेक्शन के वक्त देखा और आपने अभी भी देखा, वैसे असम के चीफ मिनिस्टर हो, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हो, उत्तराखंड में लोगों के दरवाजे पर एक्स मार्क लगा दिया जा रहा है, उनका पलायन हो रहा है। ये चीजें आइसोलेशन में या वैक्यूम में मॉब लिंचिंग नहीं होती है। मॉब लिंचिंग तब होती है जब सोसाइटी में एक दूसरे, द अदर के लिए नफरत इस हद तक बढ़ा दी जाती है कि उसे मारना, उसे खत्म करना, उसे जलील करना रिस्पेक्टेबल करार दे दिया जाता है। ये एक जमाना था जब हम लोग फिल्में देखने जाते थे थिएटर में, हम लगान देखते थे। अब कोई मुसलमान जब थिएटर जाता है तो घबरा जाता है कि भैया आज मुझे किस तरह डिमोनाइज किया जाएगा थिएटर में। और जब आप लोग थिएटर में जाते हैं वो फिल्म्स ब्लॉकबस्टर भी बन जाती हैं। बहुत कम स्टेटमेंट आते हैं उस चीज़ को लेकर। कुछ फिल्म रिव्यूअर्स जो हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली इस बात को रखा है, लेकिन आप लोग उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। तो जब आप में से कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे आ गए, तो मुझे थोड़ा अचंभा होता है कि आप लोग वही फिल्में देख रहे हैं थिएटर में। अगर आप कभी थिएटर में जाएं, जहाँ मैं जाती हूँ, मैं जिस एरिया में रहती हूँ उसका नाम है कोपर खैरने, नवी मुंबई का हिस्सा है, तो फिल्म शुरू होने से पहले 2-3 ऐड बताते हैं, एंटी टेरर स्क्वाड के ऐड होते हैं, 3 ऐड रिलीज होते हैं और उसमें आपको सचेत किया जाता है कि टेररिज्म से जो होता है उससे कैसे डील किया जाए। तो जब टेररिस्ट को उस फिल्म में दिखाते हैं, उस फिल्म में टेररिस्ट की आंखों में काजल होता है, वो स्कार्फ पहना होता है और स्कल कैप पहना होता है। उस थिएटर में कम से कम एक वक्त में 300 लोग फिल्म देख रहे होते हैं। वो इंसान क्या सोचेगा अपने उन मुसलमानों के बारे में जिन्हें लिंच किया जा रहा है, उसके दिमाग में क्या होगा। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी हैं, जो रूलिंग पार्टीज हैं, उनके स्टेटमेंट आपने इलेक्शन के वक्त सुन लिए। उन्होंने क्या कहा, बहुत ही सरल जबान में उन्होंने जो कहा है कि मुसलमान प्लंडरर्स हैं जो इस देश का खाते हैं, ये आपकी नौकरियां छीनते हैं, उनको एनिमी रोज बनाया जा रहा है, उन्हें टेररिस्ट करार दिया जा रहा है बाय लीडर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, बाय पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये आपने पूरे इलेक्शन के दौरान देखा, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट को हिंदुस्तान के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे रिलीज किया जाता है। किसने रिलीज किया आप और हम जानते हैं, इस पर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। ये है हमारा पॉपुलर कल्चर, ये है हमारा समाज और ये है हमारा गवर्नमेंट। फिर आप उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है, जो नॉर्मली कभी कभार सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेती है, जब वो सुबह अखबार पढ़ती होगी, देखते होगी कि ये अत्याचार हो रहे हैं, कुछ करेगी। उस पर हम नहीं कहते हैं बिकॉज दिक्कत हो जाएगी, और हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि शायद वो कुछ करें। फिर हम आते हैं अपनी ऑपोजिशन की तरफ। हमारी ऑपोजिशन पार्टी जो है, फिलिस्तीन के बारे में उन्होंने कहा है, हिंदुस्तान के बारे में जब आते हैं वो माइनॉरिटीज कहते हैं, अंडर प्रिविलेज कहते हैं, लेकिन एक लफ्ज जो है, एक लफ्ज पे आकर थोड़ा सा वो चूक जाते हैं, उन्हें वो थोड़ा लिहाज करते हैं, घबरा जाते हैं, शर्म करते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। उस लफ्ज का नाम है मुस्लिम, मुसलमान, मोमेडियन, आप जो भी कहें। मैं दोबारा कह देती हूँ, उस लफ्ज का नाम है मुस्लिम। ये वो मुस्लिम है जो आपके दोस्त होंगे, आपके नेबर होंगे,
आपके टीचर होंगे, आपके प्रोफेसर होंगे, आपके ऊबर ड्राइवर होंगे, आपके घर में काम करने वाले होंगे, आपके आशिक होंगे, आपके महबूब होंगे। ये वो मुसलमान हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आप बैठकर खाना पीना करते हैं, जिनके साथ आप घूमने जाते हैं, जिनके साथ आप रोज़मर्रा की बातें करते हैं। तो जब उस मुसलमान के साथ ये होता है तो मुल्क के लोग उस बात को कहना क्यों नहीं चाहते? और मैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती हूँ अपने मुल्क के बारे में, जिस मुल्क का मैं हिस्सा हूँ और बहुत ही प्राउडली उस मुल्क का हिस्सा हूँ, कि इस मुल्क के लोगों के अंदर प्रोटेस्ट की भावना तो है। मैंने कुछ हफ्ते पहले कुछ फिल्म स्टार्स को कविताएं लिखते हुए देखी हैं और बहुत सारे प्रोटेस्ट और कैंडल लाइट। ऐसा ये नहीं कि आपको कविताएं लिखने नहीं आती हैं, आपको गुस्सा इजहार करने नहीं आता है। तो जब एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, जो नेशनल स्पोर्ट बन गया है, जो रोज सुबह अमूमन मुझे लगता है आजकल हम जब भी सुबह उठते हैं, ये हमारे लिए एक नॉर्मल रूटीन हो चुका है हमारे लिए। मुस्लिम लिंच्ड on suspicion of eating beef, Muslim lynched on suspicion of theft, Muslim lynched on suspicion of molesting a woman, Muslim lynched because he did something. We have, अब तक हेडलाइन बस ये नहीं बनी है on suspicion of eating a Muslim. I think हमें वो बहुत क्लियर कर देना चाहिए कि why we are doing this. Why are we not speaking enough on this crucial issue of Islamophobia and anti-Muslim hatred, जो हमारी सोसाइटी में इतनी बुरी तरह फैल गया है कि अब ये नासूर बन गया है। अब मुसलमानों का जो ह्यूमिलिएशन है, अब ये सोशल मीडिया हैशटैग बन गया है। आप भी देख रहे हैं और आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं। आप क्यों देख रहे हैं, ये मैं कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता कि ये जवाब किस तरह लिखूं। मैंने अभी 2 हफ्ता या 3 हफ्ता पहले वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा एक बड़ा सा ऐसे जिसकी हेडिंग थी वेयर लिंचिंग स्टिल हैपन, कि लोगों को यकीन नहीं होता लिंचिंग होती है। लिंचिंग तो बहुत ही प्रिमिटिव चीज़ है, जो बहुत ही जो जानवरों में होती है, हम इंसानों में हम उसका शुमार नहीं करते। लिंचिंग जो चीज़ें होती हैं हम क्यों देख रहे हैं? और जो 2-3 दिन ट्विटर पे आउटरीच होता है, उसके बाद क्या? उसके बाद अगली लिंचिंग, फिर अगली लिंचिंग। मैंने कल कहीं पर लिखा कि जब मैंने कभी अपने आप को एज अ मुस्लिम अपने रिपोर्टिंग करने के वक्त कोशिश करती हूँ कि आइडेंटिफाई ना करूँ, लेकिन जब आपके पास आपके हालात जिस तरह से हो रहे हैं तो आपका मुस्लिमनेस भी आपको रिमाइंड कर दिया जाता है। बिकॉज मैं भी उस चीज़ का हिस्सा तो हूँ, उस कम्युनिटी का हिस्सा तो मैं भी हूँ। मेरे जो अब्बा हैं, मेरे जो वालिद हैं, वो भी जुमा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उस स्कल कैप में लगा पढ़ने जाते हैं। उनकी भी दाढ़ी है, उनको भी नमाज का टीका है। तो उनके भी वो सारे मार्कर्स हैं जिनके लिए एक इंसान को ट्रेन में कूटकर मारा जाता है। तो आपके अंदर भी एक घबराहट होती है कि क्या आपके अब्बा जो हैं, आपके वालिद जो हैं, वो सेफ हैं। और कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है सोशल मीडिया पे कि हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। कुछ लोग इंटरव्यूज आते हैं, मुस्लिम्स आर प्लानिंग टू लीव द कंट्री बिकॉज दे आर स्कैर्ड। जब आप ये हेडलाइन लिखते हैं और जब आप ये कहानी लिखते हैं तो आप ये भी हिस्सा लिख दें कि जो मुस्लिम छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, ये मुल्क का 1% मुसलमान है जिसके अंदर वो प्रिविलेज है और जिसके अंदर वो फाइनेंशियल कुव्वत है कि वो मुल्क छोड़कर कहीं और जाए। 99% मुसलमानों को अभी भी यहीं रहना पड़ेगा बिकॉज उनके सोशियो इकोनॉमिक हालात जो हैं, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मुसलमान की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे सरकारी खित्तों में, हमारी मिलिट्री में उनकी क्या पोजीशन है, आपको समझ में आ जाएगी। तो जब आप ये कहते हैं ना कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं, मुल्क से निकल रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं पर हैं। कई लोगों ने अपने तौर तरीके बदल लिए हैं। वो जब कई लोगों ने बताया कि जब वो ऊबर में बैठते हैं उनको नज़र आता है कुछ ड्राइवर हैं, तो जब कोई उनको सलाम कहता है वो वालेकुम अस्सलाम नहीं कहते हैं, डर के मारे कि कहीं इसकी वजह से उनके साथ कोई हेट क्राइम ना हो जाए। एक ट्रेन में एक RPF सोल्जर खड़े होकर मुसलमानों को गाली देता है। ही इन्वोक्स पॉलिटिकल लीडर्स एंड शूट्स देम एंड दैट इंसिडेंट इज फॉरगॉटन। उसको कहा जाता है, अगले दिन अखबार में आता है कि ही वाज अ मेंटली इल पेशेंट। मेंटली इल वो नहीं है, मेंटली इल हम सब हो गए हैं। एक मुआशरा हो गया है मेंटली इल, जिसको एक पूरी सोसाइटी की कम्युनिटी की तकलीफ नज़र नहीं आ रही है और वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है। वो उसे नज़रअंदाज इसलिए कर रहा है कि उसका वो प्रिविलेज है कि वो नज़रअंदाज कर ले। उसका वो प्रिविलेज है एज अ मेजॉरिटी, एज अ रिच upper caste Indian, that he can ignore the plight of the less privileged in this country, which is why he is looking away. He is looking away because this problem is not at his doorstep yet.
बट यू नो हिस्ट्री मस्ट टेल यू, हमें हिस्ट्री से ये बात सीखनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आज सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही हैं, कल किसी और के साथ नहीं होगी, तो ये आपके साथ भी होगी। ये जिस माशरे में हम रहते हैं, सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी में ऐसा ही होता है, ये सोसाइटी का तरीका है। फिर कल कुछ होगी, फिर मैं आज सुबह उठूंगी और फिर अखबार में हिमंता बिस्वा होगा, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर होंगे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होंगे, मैं फिर देखूंगी, मैं फिर अखबार रख दूंगी, हम फिर ट्रिगर हो जाएंगे और हम इसे अपनी असलियत का हिस्सा बना देंगे। लेकिन कब तक? ये इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, हमारे ऑपोजिशन के पास नहीं है। कई लोगों को शर्मिंदगी हो रही है इस बात का नाम लेते हुए। कुछ लोग कहते हैं कि यार अभी इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इलेक्शन तक चुप रह जाओ, अभी मत बोलो, क्योंकि हिंदू वोट डिवाइड हो जाएगा, सेकुलर वोट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मुसलमान की जो जान की और उसकी जो पर्सनालिटी की और उसकी जो एग्जिस्टेंस की जो कीमत है वो सिर्फ इतनी कि इलेक्शन तक रुक जाइए, हम इलेक्शन हार जाएंगे। जैसे हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जैसे आपकी इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। जैसे आपसे हमेशा कहा जाता है अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी ये हो रहा है, ये इलेक्शन तक की बात नहीं है, ये अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बात है। और मुझे यकीन है कि आप में कई ऐसे लोग हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर पे अपना हैशटैग डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर सकते हैं, वो इस बात के लिए भी कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप ये ज़रूर जानिएगा कि जो चीज़ आज के जनरेशन के मुसलमानों के साथ हो रही है, कल आपके आने वाले जनरेशन्स के बच्चों के साथ भी होगी। और ये जो आप चुप बैठे हैं, जो आप होने दे रहे हैं, ये जो ट्विटर ट्रेंड पे ट्वीट करके आपको लगता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, ये तो हम सबके सामने एक बहुत ही बुरा प्रेसिडेंस बन के आएगी। बस इतना कहना था आपसे।